2 बजे एक कॉल आता है। कॉल में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और अगर मेरा कहीं पर इलाज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं यहाँ से भटक रहा हूँ सर। दूसरे ज़िले का एक व्यक्ति था, मरीज़ था, जबलपुर आया था इलाज के लिए और कॉल जिसको की गई थी वो जबलपुर कलेक्टर कन्वी शर्मा को की गई थी। रात का 2 बजे था। अचानक कॉल उठाते हैं और रिस्पांस मिलता है, हाँ बताइए भाई क्या बात है। सर मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और अगर आप इलाज करवा दें बहुत अच्छा होगा। तत्काल रिस्पांस देते हैं कलेक्टर कन्वी शर्मा और फिर जुट जाते हैं उसके इलाज करवाने में। प्रशासनिक व्यवस्था में 2 बजे कॉल उठाना और लोगों को राहत देना ये बड़ा कदम होता है। कुछ ऐसे ही कामों के लिए, जनता से जुड़े कामों के लिए जबलपुर कलेक्टर कन्वी शर्मा का सदैव एक लक्ष्य रहा है कि जनता के बीच में, जनता की योजनाओं के बीच में हम काम करें। तो इसी बात से सर ये एक पब्लिक का व्यू था और एक कॉल आया था, मुझे पता चला था, आपने नहीं बताया, आप तो पब्लिक नहीं करते हैं। एक बड़ा ये लक्ष्य हो जाता है कि 2 बजे कॉल उठाना और सहायता देना, और ऐसा जो बाहर के ज़िले से आ रहा है। देखिए, हम लोगों ने एक व्यवस्था की थी जिसमें कि जो बहुत ही इमरजेंसी के ऐसे कॉल जो कि किसी की लाइफ सेविंग कॉल्स होते हैं, तो हमने केयर बाय कलेक्टर की एक व्यवस्था स्थापित की थी। इसमें एक नंबर हमने पब्लिक डोमेन में दिया था जिसमें कि यदि कोई इमरजेंसी है या इस प्रकार की कोई समस्या है तो वो कॉल कर सकते हैं, और इसको हम लोगों ने बहुत ही प्रायोरिटी में रखा था। हमारी टीम भी काम करती है और मैं भी उसको पर्सनली देख रहा था। उसी के दौरान ये एक कॉल पहले से आया था और सतना ज़िले से वो हमारे थे परिचित, तो उन्होंने जो है उसको मैसेज किया, कॉल किया, और फिर उसको मेडिकल कॉलेज में जो है उनका भर्ती करवाया गया। उनको न्यूरो से संबंधित कुछ इश्यूज थे, एक्सीडेंट का केस था। तो मूल उद्देश्य केयर बाय कलेक्टर का यही रहा है कि इससे संबंधित किसी भी प्रकार के ऐसे व्यक्ति जो कि तत्काल जिनको राहत की आवश्यकता हो और इमीडिएट उस पर एक्शन की ज़रूरत हो, वो वाले केसेस को हम लोग पिक करते हैं और शायद यही सर केयर बाय कलेक्टर वरदान भी साबित होने लगा था। एक आपने अल्टरनेटिव नंबर जारी किया और वरदान कैसे साबित हो रहा था, कहीं पर किसी की डेड बॉडी को अस्पताल ने कब्जे में ले लिया है, उसके पास पैसे नहीं हैं, पूरा कोहराम मचा हुआ है पूरे हॉस्पिटल में, अचानक आपके पास मैसेज आता है, तत्काल रिस्पॉन्स मिलता है। ये ऐसे काम है जो बिल्कुल पब्लिक से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं दुआएं भी मिलती हैं। नहीं, ये हम लोग बिल्कुल सही है, और एक्चुअली हमारा पति दायित्व ही है, नैतिक दायित्व है कि परेशान व्यक्तियों को जो है तत्काल राहत मिल जाए। और कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जनता के बीच में कन्फ्यूज़न होता है, कई बार बिल्स को लेके कुछ इशू होता है, कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि व्यक्ति जो है उसको देने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसमें हम लोग इंटरफेयर करते थे। और ऐसी चीज़ें हम लोगों के यहाँ पे यदि मैसेज के थ्रू आती थी तो हमने एक मैकेनिज्म ही फिर बाद में डेवलप कर लिया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यूज़ हैं तो हमारी पूरी टीम, डेडिकेटेड टीम वर्क कर रही थी। और हर हॉस्पिटल्स के लिए हमने कुछ कर्मचारियों को भी निर्धारित किया था, क्योंकि उस समय कोविड का समय भी चल रहा है और उस समय भी चल रहा था, तो रखा है। साथ साथ में हमने इस एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बना रखी थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, ताकि इनसे संबंधित कोई भी इश्यूज आता है तो हम लोग उसको रिजॉल्व कराते हैं। सर एक ऐसा वक्त था जब आपने ज्वाइन किया था अगस्त में, और इतना विकट समय था कि कोरोना की फर्स्ट भी पीक थी और उसके बाद सेकेंड शुरू हो चुका था, फिर थर्ड भी आपने किया, और मैं देख रहा था कि लगातार केस बढ़ते जा रहे थे और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना कितना टफ था सर। ये समय जो फर्स्ट वेव आई थी, मार्च में कोविड शुरू हुआ था और अगस्त के समय हमने ज्वाइन किया था। उस समय लगभग पीक पे यहाँ चल रहा था जबलपुर में। स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो अपना कार्य कर रही थी, लेकिन चूंकि अचानक केसेस बढ़ रहे थे तो इसलिए एक संसाधनों की लिमिटेशंस थी। लेकिन लिमिटेड संसाधनों में कैसा बेटर किया जा सके, उस समय हम लोगों ने एज ए टीम भावना के रूप में सभी को काम किया। सभी लोगों ने उसमें मदद की, जनप्रतिनिधि हो, समाजसेवीगण हो, मीडिया के साथी हो, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो लगे हुए थे वो तो लगे ही लगे थे। तो ऐसी कंडीशन में कई जो मेजर्स थे जो कि शासन की गाइडलाइन के मेजर्स थे वो हमने इम्प्लीमेंट करवाए उस समय। चाहे वो हॉस्पिटल्स की संख्या को बढ़ाना हो, बेड्स की संख्या को बढ़ाना हो, ऑक्सीजन मैनेजमेंट सिस्टम करना हो, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सैम्पलिंग की साइज़ को बढ़ाना है,
ये सब चीज़ें जो है उस समय मेजर्स लिए गए और उसका परिणाम भी यही हुआ सब लोगों के सहयोग से कि कोविड की फर्स्ट लहर डाउन हुई। उसके बाद में फिर लंबे समय तक जो है कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इस बीच में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई लास्ट ईयर जनवरी में। सेकंड वेव जब आई तब एक अलग लेवल पे वो उसका संक्रमण था, लेकिन तब तक हम लोगों ने बहुत कुछ तैयारी कर ली थी और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को कंट्रोल करने की स्थिति में थे। अभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर ली थी अभी दिसंबर 2021 तक। तो अभी थर्ड वेव जो अभी इस समय आई थी, तो केसेस बढ़े जरूर, लेकिन गंभीर प्रकृति के नहीं रहे और पूरा कंट्रोल में चीज़ें खत्म हुई। सर क्या होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता का कई बार सवाल उठने लगा था उस समय, क्योंकि लगता था कि डेथ थोड़ा सा बढ़ी थी, हालांकि दूसरों के मुकाबले अपने यहाँ डेथ कम हो रही थी। तो आपने मेडिकल कॉलेज में एक कैमरे लगा दिए कि भाई आपका मरीज भर्ती है, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बेहद रिस्की हो जाएगा, बढ़ रहा है। तो इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और उसके बाद काफ़ी सकारात्मक इसके परिणाम भी निकल गए। कि प्रोटोकॉल आप जानते ही हैं कि जो व्यक्ति संक्रमित होता है उससे फिर परिवार के लोग और बाकी लोग नहीं मिल सकते हैं, उसको एक आइसोलेटेड एरिया में रखा जाता है। लेकिन परिवार के लोगों की चिंता तो रहती ही है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य जो हैं वहाँ हॉस्पिटलाइज हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आई थी कि कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म और पारदर्शिता पूर्णतः रहे और लोगों को ये सुविधा भी रहे कि वो जो अस्पताल में भर्ती हैं उन लोगों का बाहर वो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या साफ़ सफाई हो रही है, खाना कैसे हो रहा है, पानी कैसे मिल रहा है, ये सब चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि कैमरे लगाया जाए सभी फ्लोर पे और उन फ्लोर का डिस्प्ले पब्लिक डोमेन में दिया जाए ताकि जनता स्वयं देखे कि हाँ बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है और चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर्स देख रहे हैं। कुछ ऐसे मरीज भी थे जो इनके पास में मोबाइल नहीं थे, तो वो अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक बातचीत की व्यवस्था भी बनाई थी जिसमें कि हॉस्पिटल के अंदर हमने सिस्टम एक मोबाइल सिस्टम से एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया था और उसका डिस्प्ले सिस्टम है वो नीचे पब्लिक डोमेन में रखा था। वो व्यक्ति आके प्री बुकिंग करा सकता था और जिनसे उनको बात करनी है वो उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात भी कर सकता था। तो एक व्यवस्था हमने इसमें डेवलप की। सर ऑक्सीजन की जब मारामारी चल रही थी, सभी जगह से लग रहा था कि ऑक्सीजन मिल जाए, जबलपुर को ऑक्सीजन मिल जाए, तो 4 बजे तक सर, आप 4 बजे 5 बजे तक आप पूरी तरह से फ़ोन में कम्युनिकेट होते थे और उस रास्ते से रूट में आ रही जगह जगह अपनी पूरी टीम लगा दी। कितना टास्क था सर एक ऑक्सीजन का, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बन रहा था ये। चूँकि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और उस समय लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन भी बड़ा था, नो डाउट बड़ा था, तो लेकिन उसमें ऑक्सीजन चैलेंज ना बने और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट और उसका जो प्रोसेस है, जो फ्लो सिस्टम है वो बना रहे, इसके लिए हमने कई आयाम में वर्क किया था। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्याओं को बढ़ाना, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की संख्याओं को बढ़ाना, ऑक्सीजन प्लांट की संख्याओं को बढ़ाना, लेकिन उसके अलावा भी जो लिक्विड ऑक्सीजन थी उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से और उनके मार्गदर्शन में दूसरे राज्यों से जो है ऑक्सीजन का सप्लाई सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, चाहे भिलाई हो, चाहे राउरकेला हो, चाहे आसपास के जो बड़े प्लांट है उनसे उड़ीसा तक से जो है ऑक्सीजन मंगाई जाती थी और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में कोई भी इशू ना डेवलप हो, इसलिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी जो दिन रात वर्क कर रहे थे। रात में 12, 1, 2, 4, 3, 4 बजे तक रात भर भी हम लोगों ने इसका मॉनिटरिंग किया था ताकि स्मूथ सिस्टम बना रहे और वो हुआ भी, सब स्मूथली जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूर्ति हुई और ऐसी कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई जिसको कारण ऑक्सीजन का कारण वो बने। सर कोरोना की 3 लहरों के बीच में, 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, तीनों लहरों में कहीं ना कहीं आपने काम किया। बीच में जैसी थमती थी लहर और सेकेंड उस समय जब आता था, तो सर आपने 120 NSA, कहना चाहिए कि जबलपुर के इतिहास में इतने NSA लगे नहीं, जिला बदर 200 से ज़्यादा कर दी और भूमाफियाओं के खिलाफ जब अभियान आपने छेड़ा तो 150 करोड़ से ऊपर की पूरी जमीन खाली कर दी, जो कि लंबे अरसे सर, कहीं 5 साल कहीं 10 साल, इतने लंबे अरसे से जमे हुए थे लोग। मंशा थी कि भू माफिया हो या किसी भी प्रकार का माफिया हो जो कि संस्थागत रूप से कोई क्राइम कर रहा हो, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। उसी की राह में, उन्हीं के मार्गदर्शन में चीज़ें हम लोगों ने इस्टेब्लिश की। सबसे पहले हम लोगों ने जो है पुलिस के अधिकारीगण और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथीगण हैं हमारे, सभी लोगों ने मिल के
पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि संस्थागत रूप से क्राइम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे भी क्रिमिनल थे जिनसे जनता डरती थी, पहले ऐसी कंडीशन थी। तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर फिर उनको फोकस करना शुरू किया गया था। बड़े ऐसे क्रिमिनल्स थे जिसमें कि 20-20 साल से 15-15 साल से उनके 30 से 40 से अधिक केसेस जो हैं उनमें रजिस्टर्ड है। कईयों के तो जो है ऐसे क्रिमिनल केसेस थे जिसमें कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं या इस प्रकार की कई सारी चीज़ें थी। तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ शुरू की गई, उनके विरुद्ध NSA हो या जिला बदर हो या इस प्रकार की चीज़ें की गई, ताकि इसका उद्देश्य ये था कि जनता में एक शासन के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो, साथ साथ में वो एक मुक्त वातावरण में रह पाए। उनका जो डर है वो उनका दिमाग से वो डर और मन से डर खत्म हो पाए। और इसमें हम लोगों ने कोशिश की कि जो ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनके जो इलीगल गतिविधियां चल रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो ऐसे शासकीय ज़मीनों पे 150 करोड़ से अधिक की जो मार्केट वैल्यू की जो ज़मीन है वो मुक्त कराई गई। 40-50 एकड़ ज़मीनें जो हैं उस समय इस कार्यकाल के दौरान में कराया गया। कुछ ऐसे भी प्रकृति के लोग हैं जिन्हों की लगातार हैबिचुअल गतिविधियां कर रहे थे, 107-16 के प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो उनको जिला बदर भी लगभग 250 से अधिक केसेस में जिला बदर और थाना अटैच की कार्रवाइयाँ भी की गई। सर काफ़ी मुश्किल हो जाता है कोरोना का काल देखना, जिला बदर और ये सब तमाम चीज़ें, और इस बीच में किसानों का भी बड़ा हो जाता है, चाहे धान की हो चाहे गेहूं की हो, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि किसानों का तो बहुत बड़ा अपने यहाँ पर जबलपुर का ग्रोथ है। इसको कैसे मेंटेन आपने किया? और किसानों के जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करना शासन की प्राथमिकता हमेशा से रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने हमेशा से ही किसानों से संबंधित जो इश्यूज़ थे उसको बहुत टॉप प्रायोरिटी में रखा। किसान से जुड़े हुए जो प्रतिनिधिगण हैं, किसान प्रतिनिधिगण हैं, कृषकों से प्रतिनिधिगण हैं, उन लोगों से लगातार इंटरेक्शन बनाए रखा। इस बीच में प्रोक्योरमेंट की है, चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, दोनों ही फसलों में हमने उपार्जन की प्रक्रिया को पूर्णतः निष्पादित किया। और एक इसमें कुछ शिकायतें इस प्रकार की आती रही थी पहले कि इसमें जो है कुछ बिचौलिए और कुछ व्यापारी लोग जो है किसानों के नाम पे उपार्जन की प्रक्रिया में शामिल होते थे, तो उनके विरुद्ध भी हमने बड़े लेवल पे इस बीच में कार्रवाइयाँ की। जो सही किसान हैं, जिसको एक्चुअल में किसान है, जिन्होंने बोया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी FAQ क्वालिटी की जो उनकी धान या गेहूं या अन्य चीज़ें होती थी जिनका उपार्जन करना है, उन्हीं लोगों का उपार्जन करने के लिए किया और एक अच्छा सा सिस्टम डेवलप हुआ और सभी लोगों ने उसमें सहयोग भी प्रदान किया। कई विकास कार्य भी आपने शुरू यहाँ पर कराए। क्या लगता है जो आपने पिलर में डाला है काम और शुरू हो चुके हैं, कितने सफल हो पाएंगे? क्या लगता है उपलब्धि विकास कार्यों में, डेवलपमेंट में अगर बोला जाए तो? जितने भी होते हैं डेवलपमेंट अधोसंरचना से संबंधित कार्य, वो टाइम टेकिंग होते हैं। तो अभी यदि हम देखें तो यदि शहर की हम बात करें तो केवल स्मार्ट सिटी से ही 50 से अधिक काम जो है हमने अलग अलग लोकेशन के इस टाइम पीरियड में स्टार्ट किए हैं। कुछ काम अभी कंप्लीट हो गए हैं, इसमें से अधिकतर कार्य जो हैं अगले 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में जो है वो कंप्लीट होंगे। सभी युद्ध स्तर पर अभी चल रहे हैं। हमने इसकी टाइमलाइन भी बिल्कुल फिक्स की थी। लगभग 50 कामों में से 20 या 21 काम जो हैं वो 31 मार्च तक कंप्लीट होने वाले थे, होंगे अभी, और उसके बाद फिर दिसंबर तक जो है सभी 50 के 50 रहेंगे। ये जो 50 काम यदि जब धरातल पे आएंगे तो एक शहर का लुक जो है वो एकदम परिवर्तित होगा। आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इश्यूज़ हुआ करते थे, स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज़ होते, पुरानी थी। हमने इस बार विशेष अभियान चलाकर 40-45 हज़ार नई स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, जो LED लाइट हैं, उनको हमने लगाया, तो शहर एकदम जगमगाने लगा है। चीज़ें हैं, कई जो पार्क है उनको जो है डेवलप करने का कार्य इस बीच में हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण रोड्स थी, जैसे आधारताल की रोड है या महाराजपुर वाली रोड है या जो गोल बाज़ार के आसपास की है और शहीद स्मारक के आसपास की जो इलाका है, सिटी स्मार्ट सिटी वाले जो पोर्शन है उसको डेवलप करने का कार्य किया है। रानी ताल से संबंधित हमारे ताल तलैया जितने हैं उनके डेवलपमेंट में भी इस बार बहुत हमने इस बार फोकस किया, और आगे की जो रणनीति है उसमें और ज़्यादा इसमें आएगा, क्योंकि उसको काम ले चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। फ्लाईओवर एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है इस बीच का।
उसका न केवल सैंक्शनिंग का प्रक्रिया पूर्ण हुई बल्कि उस पर काम भी बहुत युद्ध स्तर पर अभी चल रहा है और निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा और बहुत विशाल फ्लाईओवर जो है अगले 1-1.5 साल में जो है वो कंप्लीट होगा। रिंग रोड की जो संकल्पना, जो एक बड़ी रिंग रोड की संकल्पना थी, वो भी इसी बीच में साकार हुई है और आपने भी देखा होगा 2 दिन के पहले बजट में जो है उसका अनाउंसमेंट भी हुआ है। वो भी अब निकट भविष्य में जो है उसका काम भी स्टार्ट होने वाला है। एयरपोर्ट का जो एक्सपांशन की बात है, बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें थी, इस बीच में वो भी स्टार्ट हुआ और युद्धगति स्तर पर काम चल रहा है। इस साल के अंत में एयरपोर्ट बिल्कुल नया जो है एक एयरपोर्ट जो है वो स्वरूप में आएगा। तो इस प्रकार डेवलपमेंट संबंधी कई सारे वो बहुत अच्छी जो है उपलब्धि के रूप में, शहर की उपलब्धि के रूप में सामने आई। राजगढ़ में सर आप जब थे तो कुपोषण के खिलाफ आपने काफ़ी काम किया था, उसके बाद अभी भी आपने आंगनवाड़ी बच्चों को भी गोद लिया था, आंगनवाड़ी ही गोद ले ली थी। तो इस दिशा में जबलपुर में क्या करना चाह रहे तो कितना कर पाए? देखिए, कुपोषण को मुक्त करने का जो अभियान है वो हर आदमी का, न केवल हमारा, तो हम मानते हैं कि पदी दायित्व भी है, साथ साथ में हम सभी का नैतिक दायित्व भी है। कुपोषण मुक्ति के संदर्भ में हम लोगों ने एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच यहाँ पे शुरुआत से ली थी, चाहे कोविड चल भी रहा हो तब भी हमने लिया था। आपको फिगर बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि जो सिविली माइनॉरिटीज बच्चे हैं, सैम बच्चे जिनको बोलते हैं, लगभग 2000 के आसपास बच्चों को चिन्हित किया गया था आज से 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज वो घट के 125-150 के आसपास आ गए। तो ये जो 2000 से घट के 125-150 पे आए हैं, वो टारगेटेड अप्रोच के लिए एक एक बच्चे का मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया, एक एक बच्चे को फोकस किया गया, उनके माता पिता से बात की गई, ये काम किया गया। अब हमने अगला स्टेप उठाया है जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये कि केवल सेम बच्चों को ही फोकस ना करें, हम पूरी आंगनवाड़ी को फोकस करें, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मध्यम कुपोषित हैं। तो पूरी आंगनवाड़ी को डेवलप करने के लिए एक अभियान चलाया गया कि हमारी जो 2450 आंगनवाड़ी हैं उनको एक एक व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, कोई व्यापारी हो, उद्योग वाला व्यक्ति हो, अधिकारी हो, वो उसको गोद लेने का मतलब है कि उसकी केयर के बारे में देखे, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वो पूर्ति कराए और साथ साथ में वहाँ के बच्चों के हेल्थ के सिस्टम पे फोकस करे। और इस मुझे खुशी है कि 1400 से अधिक आंगनवाड़ियों को किसी न किसी व्यक्ति ने जो है उसको अडॉप्ट किया है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हम लोग अगले 15-20 दिनों में पूरी 2400 ही आंगनवाड़ी को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया हमारी चल रही थी। सर मुझे लगता है कि रेड क्रॉस में जो उपयोग जो राशि का होता है वो आपने सबसे बेहतर किया। मैं देखता था कि जनसुनवाई में जैसे कोई व्यक्ति आया, उसका जो हुआ था अनाज के लिए, उसका राशन कार्ड के लिए तो आप बोल देते राशन कार्ड इसका बनाओ, लेकिन तत्काल आप राहत आती थी। कोई बच्चे आए, मैंने मुझे याद है LLB एक बच्ची आई थी, उसको आपने रेड क्रॉस से फीस के लिए दे दिया। तो रेड क्रॉस में जो गरीबों के लिए सही मायने पे जो होना चाहिए वो काफ़ी आपके साथ जुड़ा हुआ है। इस पर सोसाइटी है, एक स्वायत्त संस्था है। रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ने का मुझे अवसर मिला और बहुत ही अच्छे से यहाँ जबलपुर में संचालित हो रही है। चूँकि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य ही समाज सेवा है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि इमीडिएट जिनको राहत की आवश्यकता हो, कहीं घर में कुछ घटना हो गई, कोई एकदम बीमार हो गया, कहीं एकदम बाहर के भी व्यक्ति आए एकदम परेशान हैं और उनको पैसा खर्च हो गया, उनको इमीडिएट आवश्यकता है, तो ऐसे लोगों को उनकी पात्रता के आधार पर और उनका एक क्रॉस चेकिंग के आधार पर कि वाकई उनको पात्रता की आवश्यकता है या उनको राशि की आवश्यकता है, पारदर्शी तरीके से उनको चेक काट के उनको दिया जाता था, उनके खाते में ट्रांसफ़र होता था। तो इससे इमीडिएट राहत लोगों को जो है वो प्राप्त हुई। कई लोगों को सिलाई मशीन की आवश्यकता रही, तो एक योजना के तहत जो मिल रही है वो तो हमने उपलब्ध कराई, लेकिन यदि योजना में नहीं आ रहे लेकिन नीडी है तो फिर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया है। कई सारे ऐसे केसेस निकले हैं जिसमें कि जैसे एक बच्चा था जिसको हृदय में छेद था, तो उसको इलाज के लिए हम लोगों ने व्यवस्था के लिए मुंबई में उसकी व्यवस्था बनवाई थी, लेकिन जाने का उनके पास में साधन नहीं, तो फिर एक एम्बुलेंस जो पीडियाट्रिक एम्बुलेंस है उसकी व्यवस्था इमीडिएटली करवाई गई वो रेड क्रॉस के माध्यम से। तो एक प्रकार से नीडी पर्सन को, समाज का ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके पास आर्थिक मदद नहीं हो पा रही थी, तो उनको मदद देने का काम भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया। आपके बारे में एक और बात जानी जाती है कि आप प्रतियोगी बच्चों के लिए काफ़ी तैयारी करवाते थे, आप सलाह देना, बच्चों को आगे बढ़ाना, शायद कोरोना काल में वो यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो क्या आगे की प्रक्रिया जो आप शुरू करते थे, क्या इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बेसिक किताबें हैं, उन चीज़ों पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को संयमित रखें
और धैर्य रखते हुए दृढ़ निश्चय के साथ में यदि आगे बढ़ें तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है। वैसे आपके लिए सफलता का मूल मंत्र क्या था सर? देखिए, सफलता जो है एक सम्मिलित प्रयास से होती है, और जिस पद पे यहाँ बैठे थे हम और जो यहाँ पब्लिक के बीच में काम कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो जन समर्थन की है। और हम लोगों का प्रयास यही रहा है कि किसी भी स्कीम को जो है वो इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो जन आंदोलन में परिवर्तित हो। केवल कमरे में बैठ के स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, धरातल पे उसको उतारने के लिए जनता का समर्थन आ सकता है, और सफलता जनता के सहयोग से ही संभव हो सकती है। जबलपुर कैसा लगा सर आपको यहाँ का? क्या जनता पूछेगी तो कमिश्नर बन के आप आएंगे यहाँ? नहीं, ये तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन हाँ, बहुत ही वाइब्रेंट शहर है, यहाँ संस्कारधानी है। ये जो ज़िला है वो संस्कारित लोगों का ज़िला है, और साथ में बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से लोगों ने काम किया। बहुत विकट स्थिति में हम लोगों ने इस कोरोना के केस को हमने डील किया, और इसमें जनता का पॉजिटिव रुख, जनप्रतिनिधियों का पॉजिटिव रुख और मीडिया का पॉजिटिव रुख, ये तीनों जब एक सम्मिलित शक्ति का रूप ले लेती है तो प्रशासन के लिए ये एक बहुत सरलता हो जाती है कि हम योजना और जो क्रियान्वयन है उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ। तो मैं जनता का बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने हमेशा सहयोग दिया है उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और अंत में मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी चीज़ों को जनता तक पहुँचाने के लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए और जनता की बातों को हमारे तक पहुँचाने में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और हम सभी ने मिलके समाज सेवा का जो है काम चरितार्थ किया। तो जबलपुर कलेक्टर करवीर शर्मा का जो कार्यकाल रहा ये बेहद ही सकारात्मक माना जाएगा। वो सकारात्मक विचारधारा के साथ चलने वाले व्यक्तित्व भी हैं। नाम के अनुरूप कर्म करना, शायद इसलिए उनका नाम कर्मवीर रखा गया था। और मुझे नहीं लगता कि वो एक पल अपने लिए दे पाए, यहाँ पर पूरी तरह से जनता के लिए लगे रहे। समय भी उनको कम मिला, लेकिन जो समय मिला वो बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था। उस वक्त में जनता को जो बचा ले, कहीं न कहीं वही सच्चा कर्मवीर होता है। और कर्तव्य पथ पर लगातार कर्मवीर बढ़ते रहेंगे, ऐसी हम भी शुभकामनाएं देते हैं। कैमरा पर्सन संदीप मनवा के साथ विवेक तिवारी, पंजाब KCTV, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।